हाय डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बोर मॉडल के अंदर कंप्लीटली मैंने आप तक अभी तक ये बता दिया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक हो गया था हमारा। जो मेरे लेक्चर हैं ये KVPY, NTSC, एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों से रिलेटेड भी हैं। उसके साथ साथ 11th और 11th के साथ में IIT जी नीट मेंस एडवांस जिपमेट सभी के लिए यूजफुल है, इसलिए रेगुलर चैनल पर बने रहें और लेक्चर देखते रहें। आज हम बात करेंगे बोर मॉडल की लिमिटेशंस की, शॉर्ट कमिंग की, कि उसकी बोर मॉडल जो 1913 में दिया गया था उसमें कमियां क्या रह गई थी या उसमें लिमिटेशंस क्या थी और किन लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग उसको डिनाई किया गया और नए मॉडल्स का डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज क्या है। तो मैं बात करता हूँ, लेट अस सी दैट लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल की लिमिटेशंस एजम्पशंस में मैंने आपको बता रखा था कि यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए बोर ने एक हाइपोथेसिस दी थी कि इस टाइप से एटम होता है, उसमें सेल्स बनी होती हैं, स्टेशनरी स्टेट्स बनी होती हैं, ऑर्बिट्स बने होते हैं। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रह सकता है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है, ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट है। वो सब चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। आज हम बात कर रहे हैं उसकी लिमिटेशंस की और शॉर्ट कमिंग की। वन, जो सबसे मेन लिमिटेशन थी इसकी वो ये थी कि केवल हम उस बोर मॉडल को या बोर की हाइपोथेसिस को, बोर पोस्टुलेट्स को यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ओनली अप्लाई फॉर ऑन यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। Second, it cannot explain the behavior of electron in presence of इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या बिहेवियर है इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मींस स्पेक्ट्रम लाइंस की बात कर रहा हूं मैं। ही कंक्लूड द स्पेक्ट्रम लाइंस आर कंटिन्यूअस। इसने कंक्लूड किया कि स्पेक्ट्रम लाइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कंक्लूड किया कंटिन्यूअस होती हैं। जबकि बाद के जो समरफील्ड मॉडल था उसमें भी एक्सप्लेन किया गया, जो बाद में किया गया था इससे जस्ट, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ साथ जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, जो स्पेक्ट्रम लाइंस थी वो छोटी छोटी फाइन लाइंस से बनी हुई होती हैं अकॉर्डिंग टू जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू समरफील्ड मॉडल। क्या ये जो पर्टिकुलर लाइन आ रही थी लाइन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन के लिए, वो पर्टिकुलर लाइन एक लाइन से नहीं बनी हुई थी, वो छोटी छोटी फाइनाइट लाइंस से बनी हुई थी और जो फाइन लाइंस है वो एक दूसरे पे ओवरलैप थी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेक्ट्रम लाइंस जो बननी चाहिए वो एक लाइन अगर बनती है तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आने का जो ट्रांजिशन था उसके बेस पे बनती है। तो नई थ्योरीज ये बताती है कि वो एक लाइन इसलिए बन रही थी क्योंकि छोटी छोटी लाइंस उसके ऊपर ओवरलैप थी और वो छोटी छोटी लाइन डिपेंड करती हैं कि एक जो शेल है उसकी एनर्जी तो कांस्टेंट है लेकिन उसमें एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं। यानी कि जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि स्पेक्ट्रम लाइंस कंटिन्यूअस नहीं होती हैं, डिसकंटिन्यूअस होती हैं। तो मैं जीमान और स्टार्क इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे। सपोज करो कि स्पेक्ट्रम लाइंस हैं और इनके परपेंडिकुलर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं एक एक लाइन स्प्लिट हो जाती है कई लाइंस में। इस स्प्लिटिंग को हम नाम देते हैं जीमान इफेक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही होता है, उसको नाम देते हैं स्टार्क इफेक्ट, इट इज जीमान इफेक्ट।
Zeeman effect is splitting of spectrum lines in presence of magnetic field. यानी कि जो एक लाइन आ रही थी वो कंटिन्यूअस थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग लाइंस आर कैसे होगी, लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस, लाइंस यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो चुकी हैं। इस इफेक्ट को नाम देते हैं जीमान इफेक्ट। और इसी टाइप का जो स्टार्क इफेक्ट है, अगर स्पेक्ट्रम लाइंस को, स्पेक्ट्रम लाइंस चल रही है, लाइंस हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे आ रही हैं, और फोटोग्राफिक प्लेट पे ही अगर हम इनके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, कौन सा फील्ड अप्लाई किया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस कंडीशन में भी लाइंस होती है, स्प्लिट हो जाती है, मींस एक लाइन कई फाइन लाइंस में डिसोसिएट हो जाएगी, टूट जाएगी, और सभी जो फाइन लाइन बन रही है उनके लैम्डास थोड़े अलग अलग होंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे। तो डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ, लैम्डा डिफरेंट होने का मतलब उनके एनर्जी लेवल्स भी थोड़े बहुत अलग होंगे। तो एनर्जी लेवल थोड़े अलग हैं, उसको एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स बदल जाते हैं, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इट इज स्टार्क इफेक्ट। What is Stark effect? It is splitting of spectrum lines in presence of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रम लाइंस की स्प्लिटिंग को हम नाम दे रहे हैं स्टार्क इफेक्ट। यानी कि बोर ने इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर था उसको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को हम देखें तो एनर्जी लेवल उसके शेल के अकॉर्डिंग नहीं रहता, उसकी सब सेल्स या फिर उसके सब एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग उसका हो जाता है। मींस एक लाइन जो बननी चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग बननी चाहिए, एक फिक्स ऑर्बिट के बीच में जो गैप था उसके अकॉर्डिंग बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कि फर्स्ट ऑर्बिट सपोज करो ये है, ये कोई एक्साइटेड ऑर्बिट है जिसमें एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से यहाँ आता है तो एक फिक्स लैम्डा लेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में लैम्डा थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो एनर्जी का गैप भी थोड़ा चेंज हो जाता है। इट इज स्टार्क इफेक्ट। और स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट से वी कैन से दैट spectrum lines are discontinuous, कंटिन्यूअस ही नहीं होती। तो एक तो ये था कि यूनिइलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी केवल पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर किस टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस टाइप का होता है, वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद इसने ये भी नहीं बताया कि सेल्स में और भी एनर्जी लेवल्स बने हुए होते हैं, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग सेल्स के अंदर भी एनर्जी लेवल्स बने होते हैं जिनको नाम देते हैं हम सब सेल्स। दूसरा इसने एक्सप्लेन किया कि जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन में बताया था कि स्पेक्ट्रम लाइंस कंटिन्यूअस होती हैं, यानी एक लाइन की थिकनेस ज्यादा हो सकती है, एक लाइन की थिकनेस कम हो सकती है, लेकिन वो कैसी रहेंगी, कंटिन्यूअस। लेकिन जीमान और स्टार्क इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब उन लाइंस के परपेंडिकुलर, स्पेक्ट्रम लाइंस के परपेंडिकुलर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड जीमान इफेक्ट पुट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो लाइन थी जो कंटिन्यूअस थी वो लाइन भी छोटी छोटी लाइंस में डिसोसिएट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, जिनका लैम्डा थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जिनकी एनर्जी थोड़ी सी चेंजेबल होती है। तो जो स्पेक्ट्रम था वो कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया। थर्ड, according to Bohr, the angular momentum of orbit is quantized. It is also explained by Sommerfeld.
समरफील्ड में ने भी इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके लिए वो क्या था, इसके लिए वो था अकॉर्डिंग टू बोर इट इज ns अपॉन 2 पाई, वेयर n इज नंबर ऑफ शेल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो। कि h अपॉन 2 पाई का पोली इंटीग्रेट होता है कौन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट। बट समरफील्ड ने थोड़ा सा इसको चेंज किया, इसको चेंज करके इसने बताया कि इट इज इक्वल टू के एच अपॉन 2 पाई, मींस h अपॉन 2 पाई का क्वांटाइजेशन तो होता है, लेकिन k जो उसने यूज की विच इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि समरफील्ड ने ऐसा किस लिए किया। इसने केवल एक एन नंबर ऑफ शेल विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन बी 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, और एक होल डिजिट या होल इंटीजर होगा एन। उसी टाइप से के भी ऐसा ही होगा अकॉर्डिंग टू समरफील्ड, लेकिन अलग क्वांटम नंबर थी। क्वांटम नंबर का मतलब वो नंबर है जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स को या इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करती है, तो आगे मैं जाके बताऊंगा। तो इसने बता दिया ns अपॉन 2 पाई होता है, और इसने बताया कि kh अपॉन 2 पाई होता है। यहाँ पे k इसने एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्स्टिट्यूटरी क्वांटम नंबर यूज की, और इसने n नंबर ऑफ शेल या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज किया। फैक्ट है, कैसा ही होता है मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही होता है। मॉडर्न कंसेप्ट में डी ब्रोगली ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें एक्सप्लेन किया गया कि हाँ पोली इंटीग्रल होता है h अपॉन 2 पाई का एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, यानी कि ns अपॉन 2 पाई होता है, ये उसने एक्सप्रेस किया और इसको ड्राइव भी किया। बट इट इज नॉट डिराइव्ड बाय बोर एंड समरफील्ड। बोर और समरफील्ड ने इस चीज को ड्राइव नहीं किया और एक्सप्लेन नहीं किया कि इसका डिटरमिनेशन उन्होंने कैसे किया। नॉट ड्राइव्ड एंड नॉट एक्सप्लेन दैट they how can conclude the momentum of orbit, but it's explained by de Broglie in 1929, लेकिन ये एक्सप्लेन किया डी ब्रोगली ने 1929, एंड डी ब्रोगली पुट दैट द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड एंड विच इज इक्वल टू ns अपॉन 2 पाई। यानी ns अपॉन 2 पाई का डेरिवेशन नील्स बोर कहां से लेके आया, उसको सपने में देखा या फिर कैसे उसने इसको कंक्लूड किया और उसको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे बाद में डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया, ये 1913 में था और ये 1929 में था। लेकिन डी ब्रोगली की किसके अकॉर्डिंग ड्यूअल नेचर के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया गया कि हाँ इतना ही उसका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट होता है उसमें। फोर्थ अकॉर्डिंग टू बोर ने ये बताया, सजेस्ट किया था ये कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है, मींस उसकी पोजीशन फिक्स है और हम उसको फाइंड भी कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए ऑर्बिट फिक्स हो गया, और उसका मोमेंटम भी इसने बताया कि मोमेंटम भी उसका फिक्स है। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 1927 में हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बताया गया कि एक मूविंग पार्टिकल का हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम का डिटरमिनेशन एक साथ नहीं कर सकते। अगर हम उसके मोमेंटम को फिक्स करते हैं तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाती है, और अगर उसकी पोजीशन को हम फिक्स करते हैं तो उसका मोमेंटम अनसर्टेन हो जाता है। ये आगे के लेक्चर में मैं लूंगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स classical theory, Bohr explained that position and momentum of electron in an atom fixed, means electron revolving in an orbit and momentum is ns upon 2 pi. Orbit angular momentum of electron is ns upon 2 pi.
देन इसने एक्सप्लेन किया, बट इन मॉडर्न थ्योरी Heisenberg uncertainty principle explain that both position and momentum of small moving particle or subatomic particle cannot be determined by 100% accuracy at a time. मीन्स एक ही टाइम पे इन दोनों को हम डिटरमाइन एक साथ नहीं कर सकते। अगर एक को डिटरमाइन करते हैं तो दूसरा अनसर्टेन हो जाता है, दूसरे की फिक्स वो नहीं रहेगी, और अगर फिक्स नहीं रहेगा दूसरा, और अगर दूसरे को मीन्स पोजीशन को अनसर्टेन करेंगे तो मोमेंटम फिक्स होगा, और मोमेंटम को अनसर्टेन करेंगे तो पोजीशन फिक्स होगी, या पोजीशन को सर्टेन करेंगे तो मोमेंटम अनफिक्स होगा, और मोमेंटम को फिक्स करेंगे तो पोजीशन अनसर्टेन होगी। उस कंडीशन में इन्होंने बताया कि क्लासिकल जो थ्योरी थी बोर ने एक्सप्लेन किया था पोजीशन और मोमेंटम उसका फिक्स है, लेकिन हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डिनाई किया गया कि ऐसा नहीं होता। यानी बोर मॉडल के अंदर बहुत ज्यादा कमियां नहीं थी, लेकिन पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए और सब सेल्स के एनर्जी लेवल्स के लिए उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसके अंदर जो बेसिक कमी ये थी वो ये भी थी कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, उसको उसने एक्सप्लेन किया और उसने बताया कि क्वांटाइज होता है, बिल्कुल ठीक फिक्स है। और तीसरी इसने बात बताई जो मेन थी वो मैं बता रहा हूं उसके बाद 5th नंबर पे, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल but dual nature, which is modern concept, explain that electron having two nature, behave like particle as well as wave। यानी कि इलेक्ट्रॉन की दो नेचर होती है, पार्टिकल भी और एज वेल एज वेव नेचर भी होती है। जिस टाइप से लाइट की दो नेचर होती है बता रखा था, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग, ये सब लाइट एक साथ कर सकती है, लेकिन उसकी दो नेचर के अकॉर्डिंग होता है, उसकी कौन सी पार्टिकल नेचर और उसकी कौन सी वेव नेचर। और इसी नेचर्स को हम नाम देते हैं ड्यूअल नेचर। दो नेचर है उसको नाम दिया है हमने ड्यूअल नेचर। इसी टाइप से स्मॉल मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है विच इज सबएटॉमिक पार्टिकल, और जब वो मूविंग है, मूविंग कोई भी पार्टिकल होता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, उस कंडीशन में उसकी दो नेचर हो जाती है, पार्टिकल और वेव। इट एक्सप्लेन बाय डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया और उसके साथ साथ डी ब्रोगली ने ये भी बताया कि पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होने के बाद ही हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ns/2π होता है। और उसने प्रूव भी किया और डिटरमाइन भी किया, और जिसका प्रूवमेंट भी है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से डी ब्रोगली की जो एक्सप्लेनेशन थी उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन 1913 में बताया था किसने, बोर ने, और बाद में डी ब्रोगली ने 1929 में इस चीज को एक्सप्लेन किया। वो चीज आपके सामने है। ये थी लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। चैनल पर बने रहने के लिए साइड में एक मेरा सर्कल का एक फोटो होगा, उस फोटो को आप क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।